नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही डिफाइंट कविता के अंदर उतरने वाले हैं। देखो, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो जुल्म के खिलाफ एक बुलंद आवाज है। एक ऐसा ऐलान जो कहता है कि विचार कभी नहीं मरते। तो चलिए, इस कविता में जो विद्रोह है, जो डिफाइंस है, उसके हर एक पहलू को समझते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए, कितनी चौंकाने वाली है। यहाँ पर जो स्पीकर है वो दया नहीं मांग रहा, बल्कि सजा की मांग कर रहा है। और जानते हैं किस लिए? एक सपने के मतलब को, उसके महत्व को अपने खून से लिखने के लिए। एक इतना महान काम जिसे यहाँ एक जुर्म की तरह पेश किया जा रहा है। सच कहूं तो ये सजा की मांग असल में एक चुनौती है, सत्ता के मुंह पर एक जोरदार तमाचा। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन से अपराध हैं जिनकी ये क्रिएटर, ये रचनाकार बात कर रहा है। उसका जो पहला कन्फेशन है वो सीधे सीधे लिखने और कुछ नया बनाने के काम पर ही है। यहाँ हर एक शब्द का मतलब बहुत गहरा है। सपना, ये भविष्य की एक विजन है, एक बेहतर दुनिया का ख्याल। अपना खून, ये उस सपने के लिए दिए गए बहुत बड़े पर्सनल सैक्रिफाइस को दिखाता है। और जुनून, ऑब्सेशन, ये उस विजन के लिए एक ऐसी जिद है जो कभी खत्म नहीं होती। तो पहला जुर्म क्या हुआ? एक बेहतर भविष्य का सपना देखना और उसे पूरी शिद्दत से, पूरे जुनून के साथ दुनिया के सामने रख देना। और ये तथाकथित अपराध यहीं पर नहीं रुकता। इस कवि ने, इस क्रिएटर ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी इस सपने को एक पवित्र हकीकत बनाने में। और इस रास्ते पर उसने रात की पीड़ाओं, मतलब अनगिनत मुश्किलों, जुल्मों और तकलीफों को सहा है। तो उसका दूसरा जुर्म है अपने सपने के लिए अपना सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देना। अब देखिए, रचनाकार के अपराध सिर्फ पर्सनल जुनून तक नहीं रहते। अब वो आगे बढ़कर दूसरों को ताकतवर बनाने तक पहुंच जाते हैं। और ये एक ऐसा कदम है जिसे सत्ता में बैठे लोग, आप जानते हैं, अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि एक जागा हुआ समाज किसी भी तानाशाह का सबसे बड़ा डर जो होता है। ये लाइन तो इस कविता की जान है। इसके सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। रचनाकार कहता है कि उसने ज्ञान और तलवार का हुनर एक हत्यारे तक को दिया है और दिमाग को कलम की ताकत से मिलवाया है। ये असल में पावर का डेमोक्रेटाइजेशन है, ताकत को बिना किसी भेदभाव के सबके लिए अवेलेबल कराना। और यही बात एस्टैब्लिश सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती। ये स्लाइड दो तरह की ताकतों को कितने अच्छे से दिखाती है ना? एक तरफ है तलवार, जो फिजिकल पावर, जबरदस्ती का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है कलम, जो विचारों की ताकत है। वो ताकत जो दिमाग को और फिर पूरी दुनिया को बदल सकती है। इस रचनाकार ने इन दोनों ही ताकतों पर महारत हासिल की और फिर उसे हर किसी के साथ बांट दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रचनाकार के उन कामों की तरफ देखते हैं जो सीधे सीधे समाज में फैली नफरत और जुल्म के खिलाफ एक खुली चुनौती हैं। नफरत का सलीब या क्रूसिफिक्स ऑफ हेट्रेड, ये सिर्फ नफरत नहीं है, बल्कि उस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, उस सिस्टमैटिक हेट्रेड के लिए एक बहुत पावरफुल मेटाफर है जो समाज की जड़ों में बैठी हुई है। ये वो नफरत है जिसे धर्म, परंपरा और सत्ता का सहारा मिलता है। और कवि का अपराध? उसका अपराध ये है कि उसने इस ऑर्गेनाइज्ड बिगेटरी को, इस संगठित कट्टरता को सीधे सीधे चैलेंज करने की हिम्मत की। वो खुद को कैसे देखता है? वो कहता है, मैं उन मशालों की चमक हूं जो हवा के खिलाफ जलती हैं। सोचिए जरा इस इमेज को। ये उम्मीद और विरोध की एक ऐसी लौ है जिसे जुल्म की आंधी भी बुझा नहीं सकती। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये उसके कभी ना हार मानने वाले जज्बे का प्रतीक है। और एक और अपराध, एक और गहरा जुर्म। वो कहता है, मुझे सजा दो क्योंकि मैंने नारी को भ्रमित रात के पागलपन से आजाद किया है। यहाँ भ्रमित रात सिर्फ अंधेरा नहीं है, बल्कि उन सदियों पुरानी सामाजिक बेड़ियों, दमन और अज्ञानता का प्रतीक है जिनमें महिलाओं को जकड़ कर रखा गया था। तो कवि का जुर्म ये है कि उसने इस अंधेरे पर रोशनी डाली है और आज़ादी का रास्ता दिखाया है। अब कविता एक नया मोड़ ले रही है। अब खतरा सिर्फ रचनाकार के कामों से नहीं है, बल्कि उसके जिंदा रहने से है, उसके एग्जिस्टेंस से है और उस विरासत से है जो वो अपने पीछे छोड़ने वाला है। रचनाकार का जिंदा रहना ही सत्ता के लिए, उसकी अथॉरिटी के लिए एक सीधी चुनौती है। उसकी मौजूदगी ही अपने आप में एक विद्रोह बन गई है। उसका हर सांस लेना मानो सत्ता की हार का ऐलान कर रहा हो। यहाँ बेटे या सन्स का मतलब सिर्फ औलाद नहीं है, ये प्रतीक है विचारों के वारिसों का, अगली पीढ़ी के क्रांतिकारियों का। रचनाकार साफ साफ कह रहा है कि मेरी विरासत, मेरे विचार तुम्हारे अंत की गारंटी हैं। ये क्रांति एक मशाल की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगी। और इस लाइन पर गौर कीजिए,
अब तलवार बोलती है, इट स्पीक्स। ये फिजिकल पावर यानी तलवार और इंटेलेक्चुअल पावर यानी कलम का मिलन है, और जब ये दोनों मिल जाती हैं तो क्रांति की एक ऐसी ताकत बनती है जिससे कोई नहीं रोक सकता। संदेश बिल्कुल साफ है, अगर एक भी आवाज उठी, एक भी तलवार विचार के लिए म्यान से बाहर आई, तो तुम्हारा अंत पक्का है। तो अब हम कविता के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं, वो पॉइंट जहां रचनाकार अपनी असली ताकत का राज खोलता है और ये बताता है कि उसे सजा देना क्यों नामुमकिन है, क्यों फ्यूटाइल है। यहाँ कवि अपनी कभी न टूटने वाली इच्छा शक्ति और आने वाले कल के लिए अपने प्यार का ऐलान करता है। वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी तो जीऊंगा ही, पर अपनी मौत के बाद दोगुनी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन कैसे? अपने विचारों के जरिए, जो उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देंगे। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, आप किसी ऐसे इंसान को सच में सजा कैसे दे सकते हैं जो खुद को अमर मानता हो? चलिए देखते हैं कि कविता इसका क्या शानदार जवाब देती है। और ये है कविता का सबसे शानदार, सबसे आखिरी मोड़। रचनाकार को सजा देकर सत्ता असल में सिर्फ अपनी सजा देने की कार्रवाई को ही खत्म करती है। उनकी ताकत तो टेम्पररी है, लेकिन रचनाकार के विचार और उसकी विरासत, वो तो हमेशा रहेगी। सजा देने वाले का अधिकार एक दिन खत्म हो जाएगा, पर जिसके विचार जिंदा हैं वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक घोषणा पत्र है, एक मैनिफेस्टो है। ये ऐलान करती है कि आप एक शरीर को तो जंजीरों में जकड़ सकते हैं, लेकिन आप विचारों पर कभी ताला नहीं लगा सकते। वो विचार हमेशा आज़ाद रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा जुल्म को चुनौती देते रहेंगे। इस गहरे एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको विचारों की ताकत पर ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।